नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज बाल विकास की जो क्लास हम लोगों की चलेगी वो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी आने की संभावना रहती है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग चिन्हित करते हुए चलेंगे। और इनके बारे में देखें, सिगमंड फ्रायड जो थे ये बच्चों के मस्तिष्क को लेकर यानी कि मन को लेकर, उनके दिमाग को लेकर अपने सिद्धांतों को देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये कहाँ के थे। ते ऑस्ट्रिया के निवासी थे, कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले इनके बारे में ही जानेंगे, ये कहाँ के निवासी थे। तो ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे निवासी, कहाँ के थे ये? तो ऑस्ट्रिया के थे। इसको याद रखिएगा, निवासी अगर पूछ ले तो कहाँ के निवासी थे ये? तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने जो बच्चों के मन को लेकर उनके विचार को सिद्धांत दिए हैं, तो इनके प्रश्न में आपका सीधा इनका सिद्धांत पूछता है। तो इनका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। इनका सिद्धांत जो था, तो पहला इनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन था? मनोविश्लेषणात्मक। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिएगा, कि नोट्स रहेगा तो आपको याद करने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से अगर आपसे पूछा था तो किनका था, तो सिगमंड फ्रायड का था। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा सिद्धांत देते हैं, दो सिद्धांत इनके हैं। दूसरा क्या था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत सबसे पहले सिद्धांत ही पूछ लेता है। तो सिद्धांत अगर आपको याद है, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो सिद्धांत इनका क्या हो जाता है? पहला सिद्धांत याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत होता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। यानी कि इनके दो सिद्धांत निकल के आते हैं। इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम सिद्धांत पूछ लेता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इनका जो अध्ययन था किस पर था? मन पर था। बच्चों के किस पर था? मन पर। मन पर या मस्तिष्क पर। तो ये अध्ययन किस चीज पर करते हैं? बच्चे के मन और मस्तिष्क का क्या करते हैं? ये विश्लेषण करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसकी तुलना हिमशैल, हिमशैल यानी बर्फ, यानी कि आइसबर्ग से करते हैं। किससे करते हैं? आइसबर्ग। क्या कहते हैं कि जो बच्चों का मस्तिष्क होता है वो बर्फ यानी कि हिमशैल की तरह होता है, जिसको मतलब कि उसका फिर इन्होंने क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और उसको क्या करते हैं कि 3 चरण में बांटते हैं। क्या करते हैं? 3 चरणों में बांटते हैं। तो ये देखिए उनका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। इनका क्या कहना है कि एक आप बर्तन ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए और बर्तन में आप क्या करिए? बर्फ रख दीजिए। तो ये पूरे बर्तन में बर्फ भरा हुआ है। तो इसका क्या हो गया? ये सबसे अधिक भाग है। और कहते हैं बर्फ बर्फ का ऊपरी जो भाग है, पतली परत होती है, उसमें पानी भी है, बर्फ भी है। तो इसको कहते हैं। और एक बीच में कहते हैं कि ये बीच वाला, बर्फ के बीच वाला भाग है। तो जो ये बर्फ के ऊपर वाला भाग हो, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों का जो है ये चेतन होता है। क्या होता है? एक चेतन मन होता है। इसको चेतन मन की संज्ञा देते हैं। और जो सबसे अधिक भाग है इसको क्या कहते हैं? अचेतन मन। और ये जो आपका जो कहते हैं कि जो मध्य में इनके है, जो चेतन और अचेतन के बीच में पाया जाता है, तो इसको अर्ध चेतन कहते हैं।
क्या कहते हैं, तो अर्ध चेतन करते हैं। तो इसी के आधार पर क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रायड मन को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो यहीं से आप निकल के क्या जाता है, फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा है। ठीक है। तो इसको हम लोग कौन कौन सा है, पहला कौन सा हो जाता है, चेतन। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चेतन मन इसमें आप लोग कर लीजिएगा मन। तो कॉन्शियस माइंड। दूसरा क्या कहते हैं, अर्धचेतन। अर्धचेतन मन, ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा क्या कहते हैं, अचेतन मन। इसको क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। तो फ्रायड के अनुसार पूछ लेगा आपसे, एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रायड के अनुसार मन को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें, चेतन मन में, अर्धचेतन मन में और अचेतन मन में। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि चेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा अचेतन मन। चेतन मन, पहली हेडिंग क्या डालेंगे, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन के क्या कहते हैं कि जो वर्तमान से जुड़ा हो, क्या कहते हैं कि जो वर्तमान से जुड़ा हो। चेतन मन में क्या कहते हैं कि यह वर्तमान से जुड़ा होता है। वर्तमान से कैसे जुड़ा है, अगर मान लीजिए बालक से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, याद है, ठीक है, तुम्हारे पिता कौन है, अगर पिता के बारे में बता रहा है, अपने माता के बारे में बता रहा है, अपने परिवारजनों के बारे में बता रहा है, या अपने जहाँ पर रहता है, जिस प्रदेश में रहता है, उसके बारे में अगर जानकारी दे रहा है, तो क्या है, उसको वर्तमान की जानकारियाँ उसको पता है। यानी कि अगर उससे आप कोई चीज़ पूछेंगे कि जहाँ तुम पढ़ते हो तुम्हारे टीचर का क्या नाम है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बालक अगर बता दे रहा है तो क्या है, उसको वर्तमान की जानकारी है। और उसका मन क्या है, चेतन, यानी कि उसको सब कुछ जो हो रहा है इस समय, वो सब कुछ उसको याद है। तो इसी को क्या कहते हैं, चेतन मन, जो मतलब कि सब कुछ मतलब कि याद करके रखा हुआ हो। और ये क्या कहते हैं, फ्रायड, ये मस्तिष्क का कितना % होता है, ये मस्तिष्क का 10% होता है। ये पूछ लेता है, 10% होता है। यानी कि चेतन मन में क्या होता है कि मस्तिष्क का कितना भाग होता है, 10% भाग होता है। और ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि जानकारी याद रहती है। यानी कि बालक को क्या होती है, बालक को जानकारी याद होती है। तो क्या हो गया, चेतन मन आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो वर्तमान से जुड़ा हुआ हो, जिसको जो भी जानकारी बताई जाती है वो चीज़ याद रहे। और ये मस्तिष्क का कितना % होता है, तो मस्तिष्क का ये 10% होता है। पहला जो क्या होगा आपका, चेतन मन। दूसरा हम लोग देखते हैं अर्धचेतन मन।
दूसरा क्या हो गया, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में क्या कहते हैं कि जो मतलब कि घटना बच्चों के साथ हो रही है वो उसको भूल जाते हैं, और फिर बाद में लेकिन मस्तिष्क पर जोर देने से क्या होता है, उनको याद आ जाता है। तो मान लीजिए जैसे आप बाइक लिए घर से, बाइक लेके गए मार्केट में, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट से सामान वामान लिए, फिर आए घर पर, बाइक खड़ी किए और घर में गए, और किसी टेबल पर जाके आपने चाबी को रख दिए। बाद में आपके 1-2 घंटे बाद आपके पिताजी आते हैं और कहते हैं बाइक की चाबी कहीं है, कहाँ है। तो बच्चा उसमें उस चीज़ को भूल चुका कि हम चाबी कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन बाद में वो अपने मस्तिष्क पर जोर देता है कि सोचता है कहाँ रखे हैं, कहाँ रखा है, सोचने पे उसको फिर याद आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। भूली हुई चीज़ का क्या होना, याद आ जाना, उसको क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। ठीक है। अगर बच्चे को ही लेते, बचपन में देखोगे बच्चा है, कोई उसको रबड़ दिए या पेंसिल दिए या मोबाइल दिए, मोबाइल चलाते रख के चला गया खेलने। अब बाद में उसकी मम्मी बोल रही कि मोबाइल कहाँ बेटा, तो वो सोचने लगता कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए, फिर बस सोचे सोचे कहता अच्छा वहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसको क्या होगा, मतलब कि रखी हुई या भूली हुई चीज़ का याद आ जाना, उसी को क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, वे घटना जो आप भूल गए हैं, परंतु याद करने पर याद आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि चेतन मन में क्या, बच्चे को सब कुछ याद रहेगा। अर्धचेतन में क्या हो जाता है कि बच्चा भूल जाएगा, लेकिन परंतु उसको मस्तिष्क पर जोर देने से, याद करने से फिर वो चीज़ याद आती है। इसको क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। और इसका जो परसेंटेज सिगमंड फ्रायड ने दिया वो 0% होता है, यानी कि मस्तिष्क के भाग का कितना होता है, 0%, यानी कि इसको कोई परसेंट नहीं दिए हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अचेतन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा हम लोगों का क्या हो जाता है, अचेतन। अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या चीज़ होती है, कहते हैं कि मतलब कि इसमें बच्चे को कुछ चीज़ याद ही नहीं रहती है, यानी कि बच्चा क्या हो जाता है, एकदम अचेतन हो जाता है। जो बात वह भूल गया है उसको फिर वो याद नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं फ्रायड ने, कि यह मस्तिष्क का कितना होता है, यह मस्तिष्क का कितना होता है, 90% भाग होता है इसमें। ठीक है। मस्तिष्क का 90% होता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो चीज भूल गया है, बालक जो भूल गया है वह याद नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, चेतन देख लिए, अर्धचेतन देख लिए, चेतन। यानी कि इनमें से कोई पूछ ले, मतलब कि फ्रायड ने मन के कितनों भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से है आप याद रखिएगा, चेतन हो गया, अर्धचेतन हो गया, अचेतन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा कि फ्रायड के अनुसार जो उनके मस्तिष्क का विभाजन किया गया है, या मन का जो विभाजन किया गया है, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछिएगा इसमें से कौन है, तो 3 ऑप्शन आपको गलत देगा, एक में आपको दे देगा चेतन दे देगा, या अर्धचेतन दे देगा, या चेतन अचेतन दे देगा। तो ये अब जब आपको याद रहेगी ये चीज़ें, तो आप क्वेश्चन देखते ही उसको आराम से कर लेंगे। मन की बात कौन कर रहा है, फ्रायड। और मन, उनका सिद्धांत क्या है, मन से देखेंगे सोचेंगे तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया, या मनोलैंगिक। जहाँ मन की बात आएगी सीधा सीधा किसके साथ हम जाएंगे, फ्रायड के साथ जाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद मतलब कि बच्चे का मन और फिर बच्चे के व्यक्तित्व का भी हम मापन करते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं
कि बच्चे के व्यक्तित्व को भी क्या कितना हेडिंग डालिएगा, तो बच्चे के व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं। फ्रायड, हेडिंग डालिएगा, फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी तीन भागों में बांटा है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्या है, इदम। इदम। दूसरा क्या है, ये पूछता है, अहम। अब तीसरा क्या बता, अत्यहम। इसी को क्या कहते हैं, परा अहम। अत्यहम या परा अहम। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, इदम, अहम, अत्यहम या परा अहम। यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि फ्रायड के व्यक्तित्व विभाजन में कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो अगर नहीं पूछ रहा है तो तीनों को अगर आपको याद है तो जो चौथा रहेगा ऑप्शन में आपको कहेंगे कि ये नहीं है। अगर 4 दे के उन्हें से पूछ रहा है कि कौन है, तो इदम है, अहम है, अत्यहम है, यानी कि परा अहम है। तो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, करते हुए इसको चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहला हेडिंग आप लोग डालिएगा, इदम। हेडिंग कौन सी हो जाएगी, इदम। पहली हेडिंग कौन सी हो जाएगी, इदम। ये क्या होता है, ये प्राकृतिक होता है, यानी कि ये क्या होता है कि जन्मजात होती है। इदम की जो उसकी आदत होती है जन्मजात होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बन के आता है कि पहला पॉइंट क्या है कि यह जन्मजात प्रकृति की होती है। ठीक है, तब देखेंगे जन्मजात बच्चे के अंदर, एग्जाम्पल में बच्चे के अंदर जन्मजात क्या हो जाएगा, जैसे उसको भूख लगना, क्या हो जाएगा, भूख लगना, प्यास हो गई, काम वासना हो गई, ईटीसी इत्यादि। तो भूख लगना, प्यास लगना, काम वासना का आना क्या होता है, बच्चे के अंदर जन्मजात होता है। इसी को क्या कहते हैं, बच्चे की जो मूल वासनाएं हैं, इसी को कहा जाता है कि ये बच्चे की क्या होती हैं, मूल वासनाएं होती हैं, जो इसको प्राप्त करने के बच्चे के अंदर बचपन से ही दी जाती हैं, आती रहती हैं। और इसी के चलते बच्चा क्या हो जाता है कि सुखवादी इच्छाएं रखता है। ठीक है, तो बच्चा किस पर काम करता है, सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। तो जो अपने सुख के लिए बच्चा यहाँ पर तो गलत से गलत काम करने के लिए मतलब क्या होता है, तैयार हो जाता है। चोरी करना, किसी का मर्डर कर देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको क्या होता है कि मतलब उसकी इच्छाएं कि अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए ये सब कार्य को करना प्रारंभ करता है। तो सिगमंड फ्रायड इसी को क्या कहते हैं, इदम। यानी कि बच्चा इसमें क्या होता है, बुरा होता है। इदम मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा इसमें बुरा व्यवहार करेगा, किस लिए, अपने मतलब की संतुष्टि के लिए। संतुष्टि क्या है, भूख के लिए, प्यास के लिए, काम वासना के लिए। तो ये सब क्या हो जाता है, इदम के अंतर्गत आता है। तो इसमें और एक दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें व्यक्ति की मूल वासनाएं, जिसे क्या कहते हैं, दमित इच्छाएं, इसी को मूल वासनाओं को क्या कहते हैं, दमित इच्छाएं होती हैं। तो ये किस सिद्धांत पर क्या करता है, तो ये इस बालक के अंदर में क्या सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से बस, सुखवादी सिद्धांत किस में पाया जाता है बालक के अंदर, तो इदम में पाया जाता है। तो यह है सुखवादी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। बालक अपने सुख के लिए
बुरा से बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फ्रायड क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेंगे। फ्रायड इसमें कहते हैं इदम जो है वो जो पूर्वज होते हैं अपने पूर्वजों की स्मृति पर भी कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, पूर्वजों की स्मृति का जो अवशेष बचा रहता है उसका क्या होता है कि इदम में बच्चे के अंदर भंडार होता है। तो फ्रायड के अनुसार ये क्या कहते हैं, इदम इदम को पूर्वजों की स्मृति का भंडार कहते हैं। और यह किस प्रकार का होता है, अंधापन होता है। ठीक है, और यह अंधापन की स्थिति में होता है। यहां तक समझ में आया। यानी कि इदम में क्या होगा, बालक जो है, बालक की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वो क्या कर, बुरा काम करेगा, चोरी करेगा, किसी का मर्डर कर देगा, किसी के साथ रेप कर देगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा। तो क्या करता है, अपने सुख के लिए करता है। उनका कहना क्या है कि बालक क्या अपने सुख के लिए ये सब क्या है, कार्य करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है इदम। अब दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं, दूसरा हो जाता है आपका अहम। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अहम। अहम में अगर हम लोग देखेंगे तो यह बच्चे के मतलब कि अच्छाइयों पर है। ठीक है, बच्चा इसमें अच्छा व्यवहार करेगा, दूसरे को मतलब कि चोरी करने से रोकेगा, कहेगा कि चोरी करना गलत है, किसी को मारना गलत है, और सभी की बहन अपनी बहन के समान मानेगा। तो एक ऐसी इस भावना का विकास बच्चे में कहाँ होता है, अहम की स्थिति में होता है। तो यह वास्तविकता पर आधारित होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला इसमें क्या हो जाएगा कि यह वास्तविकता पर आधारित है। वास्तविकता मतलब कि जो उसको सच्चाई पता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, चोरी करना गलत होता है, किसी की मदद करना अच्छा होता है। तो वास्तविकता को जानता है, उसका मस्तिष्क उसको गलत करने से रोकता है। मस्तिष्क इंडिकेट करेगा कि ये काम गलत है, ये काम सही है। तो इसमें बालक क्या हो जाता है, तो यह चेतन व विवेकशील की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या बालक की चेतन व विवेकशील की अवस्था होती है। और इसका संबंध भौतिक और यथार्थ से होता है। ठीक है, तो जो अहम का जो संबंध देखेंगे बालक के अंदर में, भौतिक जगत और यथार्थ जगत को मतलब कि वो सही मानता है। ठीक है, तो इसका संबंध, अहम का संबंध किसका, इसका संबंध भौतिक जगत व यथार्थ जगत से होता है। तो पूछ लेगा भौतिक जगत या यथार्थ जगत से संबंध बालक की किस अवस्था में होगा, तो अहम की अवस्था में हो जाता है। तो इसके कारण जब उसको भौतिक और यथार्थ का ज्ञान हो जाता है तो मानव क्या होगा, व्यवस्थित विवेकपूर्ण कार्य करता है। यानी कि तो इसमें क्या हो जाएगा, बालक क्या करेगा, विवेकपूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके कारण मानव या बालक व्यवस्थित विवेकपूर्ण क्या करेगा, कार्य करता है। यहां तक समझ में आ गया। तो इदम क्या है, बुरा है, अहम क्या है, अच्छा है। अब इसके बाद तीसरा जो क्या आ जाता है, अत्यहम। ठीक है, या उसको क्या कहते हैं, परा अहम। तीसरा क्या है, अत्यहम, या इसी को
परा अहम। तो इसमें क्या देखेंगे, ये जैसे सुपर ईगो, जिसको क्या कहते हैं, सुपर ईगो। बालक क्या करेगा इस अवस्था में, अच्छा से भी अच्छा, बहुत अच्छा क्या करेगा, व्यवहार करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर देखेंगे एक तो परा अहम हो गया, एक क्या हो गया, ये परा अहम हो गया, यानी कि क्या है, बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या हो गया, इदम हो गया, ये क्या, कैसा व्यवहार कर रहा है, बुरा। तो इन जो दोनों के बीच में जो होता है वो अहम होता है। यानी कि ये कहेगा कि चोरी करना सही है, ये कहेगा चोरी करना मतलब कि सही नहीं है, ठीक बुरा है। ये कहेगा चोरी करना बहुत खराब है। यानी कि एक परा अहम और इदम, बुरा और बहुत अच्छा के बीच में कौन होता है, अहम होता है। न तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छाई होती है, न तो बहुत बुराई तो होती ही नहीं, वो तो सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक होता है, ये सुपर सकारात्मक होता है। इससे इसी को क्या कहते हैं, परा अहम। तो इसमें आप लोग हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहता है कि जो मानव है, जो बालक है, वो क्या करता है, सामाजिक मान्यताओं या संस्कारों व आदर्शों से जुड़ा होता है। तो क्या कहते हैं कि जो बालक है या मानव हो, सामाजिक मान्यताओं, जो समाज में अच्छी मान्यताएं हैं, कि मतलब कि चोरी करना गलत होता है, चोरी करना पाप है, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का संस्कार करना, उनकी बातों को मानना और बड़े के आदर्शों का पालन करना। तो एक किससे होता है, ये परा अहम में आ जाता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार बालक क्या है, वैसा व्यवहार करता है। तो इसी को क्या कहते हैं कि अंतः आत्मा की अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये पूछ लेता है, आपका पूछा गया है, इसे आत्मा की अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। तो पूछ लेगा यहां से कि बालक क्या है, सामाजिक मान्यताओं या संस्कारों या आदर्शों से किस अवस्था में जुड़ा होता है। तो अत्यहम या परा अहम में होता है। या आत्मा की अंतःकरण की पुकार बालक के अंदर किस अवस्था में आ जाती है, तो परा अहम की अवस्था में आ जाती है। तो एक और उनका हो जाता है, जो उनका सिद्धांत था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, उसके आधार पे भी वो मतलब कि मनोलैंगिक अवस्था को बालक के 5 चरणों में विभाजित करते हैं। उनका नाम नाम ही पूछ लेता है, नाम हमको याद करना यहाँ से, उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। ताइए उसका हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग या पॉइंट में नोट करिएगा, हेडिंग ही डाल लीजिए। फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्था को पांच चरणों में बांटा है। नोट करेंगे, पहली अवस्था हम लोग देखेंगे इसमें मुखावस्था, दूसरा हम लोग देखेंगे गुदावस्था, तीसरा क्या हो जाएगा, लैंगिक अवस्था, चौथा क्या है, सुसुप्तावस्था। ठीक है, और पांचवा का हो जाएगा
जननेंद्रिय अवस्था। तो मुखावस्था में देखेंगे बालक के अंदर क्या हो जाता है। तो बालक क्या मतलब कि मुखावस्था मतलब पहले क्या है, उसको चूसना शुरू कर देता है, चूसना होता है। बालक क्या करता है, बालक जब शुरू में तो उसकी पहली क्रिया क्या हो जाती है, चूसना हो जाती है, ठीक है, या काटना हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है जो माँ होती है तो बालक को क्या मतलब कि स्तनपान कराना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि बालक को स्तनपान बचपन में उसको कराया जाए, चाहे कि वो बुरी आदतों से बचे, काटने से बचे, किसी चीज़ को नहीं होता है कि काटने लगता है, उसको कोई देखा दांत से पकड़ के खींच के तोड़ देता है। तो ये क्या होता है, मुखावस्था की अवस्था है। गुदावस्था में आप लोग देखेंगे, गुदावस्था में क्या हो जाता है, बालक को जब मल मूत्र करना होता है तो बड़े उसके क्या होता है, उसको कराने का प्रयास करते हैं, तो वो उस टाइम नहीं करेगा। तो वो तो अपने मलमूत्र को रोकना गुदावस्था में उसको क्या है कि आनंद की अनुभूति मतलब कि प्राप्त होती है। अब लैंगिक अवस्था में अगर देखते हैं तो लैंगिक अवस्था जो हो जाती है, इसमें बच्चों और माता से जो बच्चों का प्यार होता है, तो बच्चियों का जो होता है कि झुकाव किसके तरफ, पिता की तरफ होता है, और जो बालकों का झुकाव क्या होता है वो माँ के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गए। और जन्नेंद्रिय अवस्था में हम लोग देख लेते हैं, तो जन्नेंद्रिय अवस्था में मतलब कि विषम लैंगिकता की ओर ये क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सिगमंड फ्रायड का जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर बाल विकास से, ये आपको कवर कर लिया गया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ चीज़ों को याद करके रखना है। और जब याद आपको चीज़ें रहेंगी तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ से जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब कि आपके होने लगेंगे। तो अब देखते हैं, प्रयास हम लोगों का यही रहेगा, आगे जो रणनीति बनाएंगे कि जहाँ तक हम लोग अब पढ़ लिए हैं वहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन बने हैं यूपी टेट में, तो उसको हम लोग एक बार उसका क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो जो चीज़ें पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या तो कुछ लोगों को तो भूल गया होगा, लेकिन जो लोग रिवीजन कर रहे हैं तो उनका तो भी बना होगा। तो उसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए फिर आगे के टॉपिक को लेकर हम लोग चलेंगे। तब तक आप लोग इसका नोट्स बना के अपने उस नोट्स को रिवीजन करते हुए रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।